हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम लोग मुग़ल साम्राज्य के पतन के बारे में और औरंगजेब के बाद जो भी मुग़ल शासक हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, औरंगजेब ने मुग़ल साम्राज्य का विस्तार किया। संपूर्ण भारत में मुग़लों की पताका फहराने लगी, लेकिन मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए भी औरंगजेब ही उत्तरदायी था। ठीक है, औरंगजेब जो था उसने मुग़ल साम्राज्य का संपूर्ण भारत में जो है विस्तार किया था। मुग़लों की जो पताका थी वो पूरे भारत में फहराने लगी थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए भी कौन उत्तरदायी था? औरंगजेब ही उत्तरदायी था। ठीक है, हालांकि इसके जो मुग़ल साम्राज्य के पतन का जो बीज है वो शाहजहां के समय पर ही पड़ चुका था। चलिए आगे देखते हैं। वास्तव में उसका राज्यकाल मुग़ल साम्राज्य का संध्या काल था। ठीक है, उसकी राजपूत नीति, धार्मिक नीति, दक्षिण विजय, उत्तरी भारत की अधिक उपेक्षा आदि ऐसे कारण थे कि साम्राज्य में विद्रोह होने लगे। हमने ये पढ़ा था ना, आपने अगर औरंगजेब वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने पढ़ा था इन सब चीज़ों के बारे में कि उसकी राजपूत नीति किस प्रकार की थी, धार्मिक नीति कैसी थी, उसका जो दक्षिण अभियान था उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये जितने भी कारण हैं, ये सभी कारण जो हैं उसके साम्राज्य में विद्रोह होने लगे। इन सभी कारणों की वजह से उसके साम्राज्य में क्या होने लगा? विद्रोह होने लगा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। औरंगजेब अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों में विभाजित कर देना चाहता था, लेकिन इसकी इच्छा पूर्ण न हो सकी। ठीक है, और सिंहासन के लिए युद्ध की जो परंपरा पूर्वजों ने डाली थी वही चलती रही। औरंगजेब चाहता था कि मैं अपने साम्राज्य का जो है अपने पुत्रों में विभाजन कर दूं। ठीक है, उसने सोचा कि चलो भाई मैं विभाजन कर दूंगा तो कोई लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। उसकी जो इच्छा थी वो इच्छा ही रह गई। जो सिंहासन के लिए जो युद्ध की परंपरा थी उनके यहाँ कि भाई भाई लड़ते थे सिंहासन के लिए कि जो जीता वो सिंहासन बैठेगा, तो वो परंपरा कायम रही। ठीक है ना, और इसी प्रकार से उसके जो पुत्र हैं उनके बीच में युद्ध हुआ और उसका जो बड़ा पुत्र था वो मुग़ल शासक बना। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, उसके 3 पुत्र थे, मोहम्मद मुअज़्ज़म, ठीक है, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श। ठीक है, उसके 3 पुत्र थे, मोहम्मद मुअज़्ज़म, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श। ठीक है, मोहम्मद मुअज़्ज़म जो है इसको शाह आलम भी कहा जाता है और बाद में औरंगजेब के बाद यही जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुग़ल सिंहासन पर बैठेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया? मोहम्मद मुअज़्ज़म ने अपने दोनों भाइयों की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद मुग़ल सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि औरंगजेब के बाद जो शासक हुए, मुग़ल शासक हुए उनके बारे में, जिसमें कि सबसे पहला नाम है बहादुर शाह प्रथम। टाइम है 1707 से 1712 ईस्वी। ठीक है, औरंगजेब का बड़ा पुत्र मुअज़्ज़म बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुग़ल सिंहासन पर बैठा। ठीक है, मुअज़्ज़म इसका नाम था, मोहम्मद मुअज़्ज़म उर्फ शाह आलम, जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुग़ल सिंहासन पर बैठा। वह उदार प्रकृति का था। उसने साहू को मुक्त कर मराठों में फूट के बीज बो दिए। ठीक है, साथ ही वह अपनी उदारता का भी परिचय दिया। एक तरफ तो साहू को मुक्त कर दिया और मराठों में जो है लड़ाई लगवा दी, और दूसरी तरफ अपनी उदारता का भी परिचय दे दिया। मतलब दूसरी तरफ ये भी कर दिया कि भाई मैं बहुत उदार हूं। ठीक है, उसने क्या किया कि मराठों को दक्षिण में 6 राज्यों से चौथ और सरदेश मुखी एकत्रित करने का अधिकार दे दिया। ठीक है, एक तरफ तो लड़ाई लगवा दी और दूसरी तरफ उन लोगों को ये अधिकार दे दिया कि ठीक है 6 राज्यों से जो है आप चौथ और सरदेश मुखी एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि राजपूतों के प्रति भी उदार रहा। ठीक है, राजपूतों से भी जब ये युद्ध होता था तो ये उनको अपमानित नहीं करता था। ठीक है ना, ठीक है, हार गए तो हार गए, हरा देता था, लेकिन उनको कभी भी अपमानित नहीं करता था। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ष शासन करने के उपरांत 1712 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, 5 वर्ष ये शासन करता है और उसके बाद 1712 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम जो कि औरंगजेब के बाद मुग़ल सिंहासन पर बैठता है और इसका टाइम है 1707 से 1712 ईस्वी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा पहला शासक कौन होता है? बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब के बाद।
ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये एक सेकेंड। अब इसके बाद शासक बनता है जहांदार शाह। ठीक है, टाइम देखिए 1712 से लेकर 1713 ईस्वी, सिर्फ 1 साल के लिए। ठीक है ना, जहांदार शाह। अब देखिए बहादुर शाह की मृत्यु के उपरांत उसके 4 पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जो कि इनकी परंपरा थी। ठीक है, उसमें फिर उसका जो बड़ा पुत्र था वो अपने भाइयों को मारकर जुल्फिकार की सहायता से जहांदार शाह के नाम से मुगल सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, जो बहादुर शाह प्रथम है उसका बेटा भी अपने भाइयों को मार देता है और मारने के बाद जुल्फिकार, ठीक है, जुल्फिकार की सहायता से जहांदार शाह के नाम से मुगल सिंहासन पर जा बैठता है। लेकिन वह बहुत मतलब एक अयोग्य शासक था और बहुत ही लोभी था। ठीक है ना, लालची था, अयोग्य था और बहुत ही लोभी था। तो आगे देखिए कि 1713 ईस्वी में ही उसके भांजे, ठीक है, उसका जो भांजा था फर्रुखसियर, उन्हें उसका वध कर दिया और बाद में फर्रुखसियर जो है अब वो शासक बन जाएगा। ठीक है, तो मात्र 1 साल के लिए जहांदार शाह जो होता है वो मात्र 1 साल के लिए ही मुगल सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, 1713 ईस्वी में उसका जो भांजा होता है फर्रुखसियर, वही उसकी हत्या करवा देता है और उसके बाद मुगल सिंहासन पर वो बैठता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये 2 हो गया ना, बहादुर शाह प्रथम और उसके बाद जहांदार शाह और उसके बाद तीसरा है फर्रुखसियर। ठीक है, इसका टाइम देखिए 1713 से 1719 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए जो फर्रुखसियर था ना वो केवल नाम मात्र का शासक था। ठीक है, वास्तविक सत्ता उसके प्रधानमंत्री अब्दुल्ला खां तथा प्रधान सेनापति सैयद अली, ये सैयद बंधु थे, इनके हाथ में थी। ठीक है ना, जो फर्रुखसियर था वो सिर्फ नाम मात्र का शासक था, वास्तविक जो सत्ता थी वो किसके हाथ में थी, तो उसके प्रधानमंत्री, ठीक है, ये प्रधानमंत्री है, ना रह गया है। ठीक है, उसके प्रधानमंत्री अब्दुल्ला खां के और उसका जो प्रधान सेनापति था सैयद अली खां, उसके हाथ में रही। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि सैयद ये ना सैयद बंधुओं के साथ मिल करके, फर्रुखसियर जो होता है ना ये सैयद बंधुओं के साथ मिल करके ही जहांदार शाह की हत्या करवा देता है। ठीक है, तो जो मेन जो पावर होता है ना वो इन्हीं के हाथ में होता है। अब देखिए क्या होता है कि सैयद बंधुओं की जो शक्ति होती है उनमें वृद्धि होती गई, तो अंत में मराठों के साथ मिल करके उसका वध करवा देता है। ठीक है, जो सैयद बंधु होते हैं ना वो उनकी जो शक्ति होती है वो दिन पर दिन बढ़ती जाती है। अब जो फर्रुखसियर था ना वो सोचता है ऐसा कि किस तरीके से मैं इन लोगों से छुटकारा पाऊँ। बेचारा बहुत कोशिश करता है कि मैं जो है इन लोगों से छुटकारा पा सकूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सैयद बंधु होते हैं वो मराठों के साथ मिल करके, ठीक है, मराठों के साथ मिल करके फर्रुखसियर का वध करवा देते हैं। ठीक है, मराठों के साथ मिल करके फर्रुखसियर का वध करवा देते हैं। आगे देखो क्या होता है। जब फर्रुखसियर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद 1719 में रफ़ी उद दर्जात को मुगल सिंहासन पर बैठाया जाता है। ये 2 शासक और हैं जिनके नाम अक्सर हम लोग को पता नहीं होता है, लेकिन इसको भी जान लीजिए, जो पीजीटी वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कि 1719 में जब फर्रुखसियर की मृत्यु हो जाती है, जो सैयद बंधु लोग जो होते हैं वो मराठों के साथ मिलकर फर्रुखसियर की जब हत्या करवा देते हैं, तो उसके बाद रफ़ी उद दर्जात को मुगल सिंहासन पर बैठाते हैं। लेकिन होता क्या है कि रफ़ी उद दर्जात जो है वो बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है, बहुत जल्दी वो मर जाता है। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है रफ़ी उद दौला, उसको मुगल सिंहासन पर बैठाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, तो पहले जो है फर्रुखसियर के बाद रफ़ी उद दर्जात को बनाया जाता है और उसके बाद रफ़ी उद दौला को बनाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से इन दोनों की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सिंहासन पर बैठते ही समझिए कि इन दोनों की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब अगला जो शासक होगा वो होगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जो प्रसिद्ध है, तो अब वो अगला शासक बनेगा और इसका समय होता है 1719 से 1748 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं ने रोशन को मोहम्मद शाह के नाम से मुगल गद्दी पर बैठाया। ठीक है,
सैयद बंधुओं ने ही 1719 में रोशन को मोहम्मद शाह के नाम से मुगल गद्दी पर बैठाया। अब जो मोहम्मद शाह था वो सैयद बंधुओं के बढ़ते हुए हस्तक्षेप से तंग आ गया। अब जो मोहम्मद शाह था ये भी जो है ना, जो सैयद बंधु थे इनके बढ़ते हुए हस्तक्षेप से बहुत तंग आ गया था। ठीक है, अब ये भी उपाय खोजने लगा कि किस तरीके से मैं जो है इन लोगों से छुटकारा पा सकूं। तो उसके लिए उसने क्या किया कि एक दल का गठन किया। ठीक है, तो उनको रोकने के लिए, यानी जो सैयद बंधु है उनको रोकने के लिए उसने एक दल का गठन किया। ठीक है, उस दल में देखिए चिनकिलिच खां तथा सादात खां यही थे। ठीक है ना, जो कि इस दल का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, जिस दल का इसने गठन किया था मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं को हटाने के लिए, उनको हराने के लिए, तो उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? चिनकिलिच खां तथा सादात खां। ठीक है, सादात खां। अब देखिए चिनकिलिच खां ने हैदराबाद के, ठीक है इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा कि चिनकिलिच खां ने हैदराबाद के 6 राज्यों, ठीक है 6 सूबों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, चिनकिलिच खां ने हैदराबाद के 6 सूबों पर अधिकार करके उसको क्या किया? स्वतंत्र राज्य की वहां पर स्थापना कर दी और इस राज्य को निजाम शाही के नाम से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? निजाम शाही के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ी परेशानी हो रही है। तो चिनकिलिच खां ने क्या किया कि हैदराबाद के 6 सूबों पर अधिकार कर लिया और वहां स्वतंत्र राज्य की उसने स्थापना कर दी। इस राज्य को निजाम शाही के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इसी के शासनकाल में फारस का शासक नादिर शाह, यानी कि हम मोहम्मद शाह की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मोहम्मद शाह जो था, मोहम्मद शाह रंगीला, उसी के शासनकाल में नादिर शाह, ठीक है ना, फारस का शासक था नादिर शाह, उसने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नादिर शाह का आक्रमण किसके काल में हुआ था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के काल में हुआ था 1739 ईस्वी में। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि उसने तैमूर से भी अधिक दिल्ली में रक्तपात मचाया था, रक्तपात किया था। ठीक है, और यहाँ खूब लूट मचाई थी उसने। ठीक है, तो उसने भारत की अतुल संपत्ति को लूटा और जब वो वापस जाने लगा, अपने देश वापस जाने लगा, तो अपने साथ वो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा दोनों ले गया। जब नादिर शाह आया, उसने आक्रमण किया, उसने लूटपाट मचाया, तो जब वो लूटपाट करने के बाद जब वो वापस जाने लगा तो अपने साथ नादिर शाह जो है मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी लेके गया। तो ये आप याद रखिएगा कि नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। वो फारस का शासक था और उसने मोहम्मद शाह रंगीला के कार्यकाल में भारत पर आक्रमण किया था। उसने खूब लूटपाट मचाई थी और जब वो लूटपाट करके वापस जा रहा था तो वो अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी ले गया। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला शासक है अहमद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह के बाद नेक्स्ट कौन है? अहमद शाह। इसका टाइम क्या है? 1748 से 1754 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए मुगल शासक अहमद शाह 1748 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा। वह भी बहुत ही अयोग्य शासक था। ठीक है ना, अहमद शाह जो था वो भी बहुत ही अयोग्य शासक था। यानी कि देखिए इसको हम जब पूरा पढ़ेंगे ना तो हमें ये समझ में आएगा कि औरंगजेब के बाद जो भी शासक हुआ वो जितने भी शासक हुए सब अयोग्य साबित हुए। ठीक है ना, उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य और अधिक जर्जर हो गया। यानी कि अहमद शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य जो था उसकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट। देखिए उसके वजीर ने उसका वध कर दिया और आलमगीर द्वितीय को सिंहासन पर बिठा दिया। इसी के वजीर ने, अहमद शाह जो था उसी के अपने वजीर यानी कि प्रधानमंत्री है ना, तो उसके अपने वजीर ने ही उसका वध कर दिया और उसकी जगह पर आलमगीर द्वितीय, ठीक है ना, उसको सिंहासन पर बैठा दिया। और आलमगीर प्रथम कौन है? औरंगजेब है ना, मैंने आपको बताया था औरंगजेब आलमगीर उसका नाम है ना। तो आलमगीर द्वितीय के नाम से अगला शासक
बैठता है अहमद शाह के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए टाइम कौन है, आलमगीर सेकंड। ठीक है, आलमगीर द्वितीय, इसका समय है 1754 से 1758 ईस्वी। ठीक है, देखिए आलमगीर द्वितीय नाम मात्र का शासक था। शासन की वास्तविक शक्ति वजीर फिरोज जंग के हाथ में रही। उसने शक्ति अपने हाथ में लेने की कोशिश की, किंतु क्या हुआ, फिरोज ने उसका वध करवा दिया। ठीक है, आलमगीर जो था वो भी सिर्फ नाम मात्र का ही शासक था। वास्तविक जो शक्ति थी, वास्तविक जो रियल जो पावर था, वो उसका जो वजीर था, उसका जो प्रधानमंत्री था फिरोज जंग, उसके हाथ में रही, क्योंकि उसने उसको गद्दी में बैठाया था, है ना। तो जो मेन जो पावर था, वो सारा जो कंट्रोल था, वो किसके हाथ में था, वो उसके वजीर के हाथ में था। तो आलमगीर जो था ना, वो चाहता था कि किसी भी तरीके से जो पूरा पावर है मैं वो अपने कंट्रोल में ले लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और फिरोज जंग ने उसका वध करवा दिया। ठीक है, फिरोज जंग ने किसका, आलमगीर का वध करवा दिया। इसी के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का तीसरा आक्रमण हुआ। ठीक है, जो कि मराठा आंदोलन में हमने पढ़ा था। तो आलमगीर द्वितीय के समय पर ही अहमद शाह अब्दाली का तीसरा आक्रमण हुआ था और इसने दिल्ली व मथुरा को खूब लूटा था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जब आया था तो इसने दिल्ली और मथुरा को खूब लूटा था, है ना। हमने मराठा जो आंदोलन वाला वीडियो है उसमें अहमद शाह अब्दाली के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था ना कि उसने मथुरा में इतनी लूटपाट मचाई थी कि ऐसा कहा जाता है कि यमुना जो थी वो पूरी रक्त से लाल हो गई थी, है ना। तो इस तरीके से जो है आलमगीर द्वितीय का भी किस्सा खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है शाह आलम द्वितीय, यानी कि शाह आलम सेकंड। ठीक है, और इसका टाइम है 1758 ईस्वी से 1806 ईस्वी। क्लियर। चलिए देखिए 1758 में आलमगीर द्वितीय के बाद उसका पुत्र अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से, ठीक है, इसका नाम क्या रहता है, अली गौहर, जो कि शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड के नाम से मुगल सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और ये भी जो होता है ना, ये भी सिर्फ नाम मात्र का ही शासक होता है। वास्तविक सत्ता अब भी उसका जो वजीर होता है ना, उसी के हाथ में रहती है। ठीक है, इसके शासन काल में भी दिल्ली में 2 दल बन गए थे। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध, दक्षिण में अकाल तथा अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध। देखिए जो शाह आलम द्वितीय है उसके समय पर पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था ना, मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके समय में जो शाह आलम सेकंड है उसी के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, दक्षिण में भयंकर अकाल पड़ा और अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये जो है आप याद रखिएगा। ठीक है ना। और देखिए इसके शासनकाल की मुख्य घटनाएं थी, ये जो घटनाएं हैं, पानीपत का युद्ध, दक्षिण में अकाल और अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध, ये इसके शासनकाल की मुख्य घटनाएं थी। ठीक है, आगे देखिए कि बक्सर युद्ध में शाह आलम द्वितीय जो होता है वो अंग्रेजों से परास्त हो जाता है और इसके और अंग्रेजों के बीच क्या होती है, संधि हो जाती है, जिसे कि इलाहाबाद संधि कहते हैं। तो इलाहाबाद संधि किसके किसके बीच में होती है, अंग्रेजों और शाह आलम सेकंड के बीच में होती है। ठीक है ना, बक्सर का युद्ध होता है और उस युद्ध में शाह आलम द्वितीय जो होता है वो अंग्रेजों से हार जाता है और हारने के बाद इन दोनों के बीच में एक संधि होती है जिसे कि इलाहाबाद संधि कहते हैं। बाद में 1806 ईस्वी में इसकी भी हत्या करवा दी जाती है। ठीक है, अपनी मौत इनमें से कोई नहीं मरता, सबकी हत्या ही करवा दी जाती है। ठीक है ना। अब उसके बाद शासक कौन बनता है, अकबर सेकंड। टाइम देखिए 1806 से 1837 ईस्वी। ठीक है, देखिए शाह आलम द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र अकबर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। इसके शासनकाल में अंग्रेजों की शक्ति में तीव्र गति से वृद्धि हुई। ठीक है ना। अब जो है इसके बाद जो है आप सभी जानते हैं कि अब इन लोग के समय पर मध्यकाल से जो भारत की हिस्ट्री है वो अब आधुनिक काल की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है ना। अंग्रेजों का वर्चस्व जो है वो भारत में बढ़ने लगता है।
तो अकबर सेकंड के समय पर अंग्रेजों की जो शक्ति थी उसमें और ज़्यादा वृद्धि होने लगती है। ठीक है, 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय की भी मृत्यु हो जाती है। अकबर द्वितीय की मृत्यु कब होती है? 1837 में। ठीक है ना, कब होती है? 1837 में। और इसमें आप लोग जानते ही हैं, वैसे हम पढ़ेंगे जब आधुनिक भारत तो उसमें हम पढ़ेंगे ही कि जो राजा राम मोहन रॉय हैं उनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने ही दी थी। ठीक है ना, राजा राम मोहन रॉय को, उनका नाम राम मोहन रॉय था, उसको राजा की उपाधि दी थी अकबर सेकंड ने। ठीक है ना, चलिए अब ये है बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल शासक का अंतिम बादशाह होगा, अंतिम सम्राट होगा। ठीक है, बहादुर शाह जफर, जिसे कि हम सभी जानते हैं। ठीक है, इसका टाइम देखिए 1837 से 1857 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए अकबर द्वितीय के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह जफर मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। यह अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है ना, इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि जब 1857 की क्रांति होती है तो उसके बाद ये कहा जाता है ना कि भाई अब जो है इनके बाद बहादुर शाह प्रथम के बाद, बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी जो मुगल जो शासक होगा वो बादशाह के नाम से, कोई भी सम्राट के नाम से गद्दी पर नहीं बैठेगा। ठीक है ना, तो ये जो था बहादुर शाह जफर जो होता है यह अंतिम मुगल सम्राट होता है। ठीक है, 1857 का विद्रोह इसके शासनकाल की मुख्य घटना थी, क्योंकि ये विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, और इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 1857 की क्रांति को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। ठीक है ना, अंग्रेजों के द्वारा ये जो 1857 की जो क्रांति हुई थी तो इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया और बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से पकड़ करके और क्या करते हैं, उसे रंगून भेज देते हैं, और वहीं पर 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और कहा जाता है कि इनकी जो बेगम थी वो नेपाल चली जाती हैं। बाकी उसके आगे क्या होता है उसके बारे में इतिहासकार कुछ भी क्लियर नहीं बताते हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरी हिस्ट्री मुगल साम्राज्य का, जो कि हमने देखा कि मुगल साम्राज्य के जो भी शासक हुए हैं ना उनके बारे में। तो कौन कौन हुए शुरू से बताइए, शुरू से कौन कौन शासक हुए? बाबर, ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। कौन कौन होता है? बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। ठीक है ना, अब औरंगजेब के बाद जो शासक होते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं? तो बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड और बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो औरंगजेब के बाद कुल कितने और शासक होते हैं? 9। ठीक है ना, औरंगजेब के बाद और कितने कुल शासक होते हैं? मुगलों के 9 शासक होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार मुगल साम्राज्य का उदय होता है और किस प्रकार जो है उसका पतन हो जाता है, उसकी कहानी जो है ख़त्म हो जाती है। और इसी के साथ हमारा भी मुगल साम्राज्य का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अब इसमें हम लोग थोड़ी मोड़ी और बातें हैं जो इनकी वास्तुकला, ठीक है, स्थापत्य कला, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम लोग एक वीडियो में, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि हम उस सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, इनकी जो कला है उसके बारे में, कहाँ कहाँ किस तरीके के मकबरे बनी हैं, किस कैसा कैसा इन लोगों ने क्या क्या बनवाया है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बस आज के लिए इतना ही। अब आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बेटा, क्योंकि जब तक आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, और आप लोग बच्चों प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आप लोग मुझे ज़रूर बताइए मेरे वीडियो के बारे में कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप लोग अब
पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।